मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के बाद बारी आती है गोल्स की, जो कि वेल रिटन गोल्स जो होते हैं कि तमाम गोल्स लिखे नहीं जाते, लेकिन जो मेजरली बड़े गोल्स होते हैं उनको ज़रूर लिखा जाता है। हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले आते हैं कि रिटन इन फॉर्म्स ऑफ आउटकम्स नॉट एक्शंस। यानी कि जब भी आप गोल्स लिखते हैं तो आपका जो एंड्स होते हैं, जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है, वो आपका बहुत अहमियत रखता है रादर देन कि आप उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मीन्स कौन कौन से यूज़ किए जा रहे हैं। देन मेजरेबल एंड क्वान्टिफाइबल। आपका गोल ऐसा होना चाहिए कि जिसको आप मेजर कर सकें, आप उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आप अपनी आउटकम को कैसे मेजर करेंगे और उससे कैसे एक्सपेक्टेशंस हैं। लाइक अगर आपके पास वर्कफोर्स है, क्वांटिटी में अच्छी क्वांटिटी के अंदर है, और आपको कोई टारगेट मिला है कि भाई आपने एक्सपोर्ट का एक कोई ऑर्डर कंप्लीट करना है विद इन 1 मंथ, और आपको लगता है कि आपके पास इतनी वर्कफोर्स है, इतनी लेबर है, तो आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लोग ही नहीं है, कोई इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, और आप ऑर्डर लेके बैठ जाते हैं, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा अपना टारगेट कंप्लीट करना। तो आपके गोल्स हमेशा मेजरेबल होने चाहिए और क्वान्टिफाइबल होने चाहिए। फिर इनको क्लियर होना चाहिए अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से कि कितने टाइम फ्रेम के अंदर जो है आप अपने गोल्स को अचीव करेंगे। 6 मंथ, 1 मंथ और 1 ईयर, या लॉन्ग टर्म आपके गोल्स हैं। इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। देन वी हैव चैलेंजिंग येट अटेनेबल, कि जो आपके लो गोल्स होते हैं वो आपको कभी भी मोटिवेट नहीं करते हैं। हमेशा जो हाई गोल्स होते हैं वो मोटिवेट करते हैं अगर आपने वो अचीव कर लिए हैं। लो गोल्स क्या हो सकते हैं? लो गोल्स नॉर्मली बड़े शॉर्ट टर्म के होते हैं। तो शॉर्ट टर्म के गोल्स आपको प्रमोशंस वगैरह नहीं देते हैं इतनी, जितने आपके लॉन्ग टर्म गोल्स देते हैं। आपके जो गोल्स हैं उनको अच्छी तरह से रिटन डाउन होना चाहिए, उनको फोकस करना चाहिए, कि डिफ़ाइन करना चाहिए। अगर आपने कभी किसी कंपनी की मिशन विजन स्टेटमेंट उठा के देखी हो, तो उसमें उन्होंने बड़े क्लियर कट गोल लिखे होते हैं कि हमारा मकसद क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, हम क्यों हैं, हम क्या करना चाहते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपके जो गोल्स हैं वो सारी के सारे ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स को जो है वो ट्रांसलेट होने चाहिए, उन तक पहुंचने चाहिए, कम्युनिकेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। गोल अचीवमेंट तभी पॉसिबल होती है जब उसकी स्ट्रांग कम्युनिकेशन होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्टेप्स आते हैं गोल सेटिंग के लिए। तो सबसे पहले इसमें स्टेप आता है कि आपने अपनी कंपनी की मिशन स्टेटमेंट का रिव्यू करना है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मिशन स्टेटमेंट क्या है, यानी कि उसके वजूद में आने का मकसद ही क्या था। फिर जो आपने गोल बनाए हैं, क्या वो आपके मिशन स्टेटमेंट के साथ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उसके साथ मैच कर रहे हैं? अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट जा रहे हैं तो आपके गोल्स गलत हैं। फिर उसके बाद आप अपने एवेल्यूएट करते हैं अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को, कि आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, क्या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास इतने फंड्स हैं कि वो एक्सपोर्ट ऑर्डर पूरा कर सकती है या नहीं कर सकती है। डिटर्मिन करते हैं आप अपने गोल्स को इंडिविजुअली और दूसरों के साथ, कि आपके जो गोल्स हैं वो स्पेसिफिक हैं, मेजरेबल हैं और टाइमली हैं। 3 चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका गोल क्लियर कट स्पेसिफिक होना चाहिए, वो मेजरेबल होना चाहिए और उसका कोई टाइम फ्रेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अनलिमिटेड टाइम फ्रेम होना चाहिए। आपके गोल्स जो हैं वो लिखे हुए होने चाहिए, और वो टॉप टू बॉटम जो है वो आपकी सारी की सारी मैनेजर्स को, एम्प्लॉयज़ को ट्रांसलेट होने चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि वो किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करने जा रही है, उसके क्रिएशन का मकसद क्या है। उसके बाद रिव्यू आपने रिजल्ट्स करने हैं अपने, कि आपके गोल्स हैं वो अचीव हुए हैं कि नहीं हुए हैं। इसमें अपने मिशन के साथ, रिसोर्सेज के साथ, जो भी आपका था उसके साथ आपने टैली करना है कि क्या हम अपने मिशन के अकॉर्डिंग हमारा गोल अचीव हुआ है, और फिर जो हमारे रिसोर्सेज थे हमने उन रिसोर्सेज के अंदर काम किया या नहीं किया है। तो गोल सेटिंग्स के अंदर हमेशा ये जो है प्रोसेस चलता रहता है, और अगर इनमें से किसी एक में भी प्रॉब्लम हुई तो आप पिछले स्टेप्स पे जाके रिव्यू करेंगे। देन वी हैव डेवलपिंग प्लान्स, के हमने अपने गोल्स की बात कर ली, और जब उन गोल्स को अचीव करने के लिए हम अपने प्लान्स को बनाते हैं तो फिर उन प्लान्स को कैसा होना चाहिए। इसमें सबसे पहले बात आती है कंटिजेंसी फैक्टर्स इन मैनेजर्स प्लानिंग। कंटिजेंसी फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि मे बी फ्यूचर के अंदर जो हैं फेस किए जा सकते हैं। उनको कह लें कि पोटेंशियल फैक्टर्स होते हैं, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं जो कि फ्यूचर में एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि मैनेजर्स लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि आपकी मैनेजर का लेवल क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर तो वो स्ट्रेटेजिक प्लान्स में इन्वॉल्व हैं, तो स्ट्रेटेजिक प्लान्स ऐसे प्लान्स होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं कि उनके पर्पस का मकसद क्या है।
वो किस लिए क्रिएट की गई हैं। तो आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है हाई लेवल के ऊपर। आपकी टॉप मैनेजमेंट डिफाइन करती है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के वजूद का मकसद क्या था, वो क्यों क्रिएट की गई थी। देन वी हैव ऑपरेशनल प्लान्स। ऑपरेशनल प्लान्स जो हैं वो किए जाते हैं लोअर लेवल के ऊपर डेली जैसे लोअर स्टाफ जो होता है उसके ऊपर एक मैनेजर अपॉइंट होता है। उसका काम होता है कि डेली बेसिस पे आने वाले ऑपरेशंस के लिए और फिर उसमें प्रॉब्लम्स को देखा जाए। देन वी हैव डिग्री ऑफ एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी कि आपका अगर एनवायरनमेंट, देखिए कोविड आया, नोबडी एक्सपेक्टेड दिस, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ये एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन थी जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन को उसके एनवायरनमेंट से मिली। तो आपने कोशिश होती है कि आपका स्टेबल एनवायरनमेंट हो, तो आपके स्पेसिफिक प्लान्स होते हैं जो कि जल्दी जल्दी पूरे हो जाते हैं, आपका टाइम फ्रेम भी पूरा हो जाता है। और अगर आपका डायनामिक एनवायरनमेंट है कि कहीं से कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप अपने प्लान्स को स्पेसिफिक रखते हैं लेकिन उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं कि उसमें गुंजाइश रखते हैं कि लेट सपोज अगर कहीं फायर का या वेदर की, देखें जो फ्रोज़न एरियाज़ हैं आजकल वर्ल्ड के, वहाँ पे ट्रेड भी बंद हो जाती है। तो वहाँ की कंपनीज़ की आप देखें कि प्रोडक्शंस वगैरह फिर उस हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी होती है। देन वी हैव लेंथ ऑफ फ्यूचर कमिटमेंट्स कि आपने कितनी लंबी जो है वो फ्यूचर कमिटमेंट्स की हुई हैं। आपके करंट प्लान्स तो आपकी फ्यूचर कमिटमेंट को अफेक्ट तो नहीं कर रही हैं, आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि आप लॉन्ग टर्म में अपनी उन कमिटमेंट्स को मीट कर पाएंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि मैनेजर की प्लानिंग के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट रखते हैं कि उसे पोटेंशियल फैक्टर्स हैं जो कि उसको फेस करने पड़ सकते हैं फ्यूचर में। तो वो इनको जहन में रखते हुए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग करते हैं। नाउ वी हैव द प्लानिंग इन द हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम देखें तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जैसे मैंने बताया कि ये डायरेक्शन डिफाइन करती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कि आपके मूव क्या, आप टेक्सटाइल फार्म हैं, आप कोई प्रोडक्शन फार्म है, आप कोई फूड प्रोसेसिंग फार्म है, आप कोई वेविंग फार्म है, सर्विस प्रोवाइडिंग फार्म है। तो ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आपकी डिफाइन करती है और ये कहाँ पे की जाती है, टॉप एग्जीक्यूटिव लेवल के ऊपर। देन वी हैव आपके मिडल मैनेजर भी इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप देखें तो ये कम होता चला जा रहा है। और ऑपरेशनल प्लानिंग जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके फर्स्ट लेवल मैनेजर्स पे, जो कि अपने लेबर से डेली बेसिस के ऊपर काम ले रहे होते हैं और उनको अपने ऑपरेशंस को, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है कि अगर कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसे फिर वो कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। देन वी हैव अप्रोचेस टू द प्लानिंग। अप्रोचेस टू द प्लानिंग में सबसे पहले आप कर सकते हैं कि इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपना कोई प्लानिंग डिपार्टमेंट कर सकते हैं। लाइक गवर्नमेंट के जो है वो प्लानिंग डिवीजन्स बने होती हैं। उसका काम क्या होता है कि उसमें एक्सपर्ट लोग होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं मैनेजर को अपने ऑर्गेनाइजेशनल प्लान के मुताबिक मीटअप करने के लिए। तो प्लानिंग आपको पता है कि मेजर फंक्शन है मैनेजमेंट का, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये एक प्लानर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखें जो प्लानर होते हैं वो प्लानर बना के प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना होता है, जो मैनेजर्स हैं, वो उसमें अपनी सजेशन दे के उसमें अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। उस देन वी हैव टू इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स इन द प्रोसेस। आप देखिए अगर बाहर के लोगों को आप हायर करते हैं और उनसे प्लानिंग करवा लेते हैं और अंदर के आपके लोग एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बेहतर जानते हैं कि कंपनी की वर्थ इतनी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, तो वो फिर उनको ट्रांसलेट करेंगे, वो कम्युनिकेट करेंगे कि हमारे लिए ये बेहतर नहीं है। तो फिर प्लानिंग जो है वो चेंज हो सकती है। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशनल का हर मेंबर का इन्वॉल्व होना प्लानिंग के अंदर बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है। अच्छा, प्लानिंग करते हुए भी कुछ इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है, कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं प्लानिंग के अंदर। सबसे पहली बात ये कि क्रिटिसिज्म क्या आता है कि प्लानिंग में क्रिएट रिजिडिटी। प्लानिंग के साथ शायद सख्ती आ जाए कि आप एक पत्थर की लकीर खींच दें कि आपको यही करना है, कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ना रहे। और ये कि प्लान कैन नॉट बी डेवलप फॉर द डायनेमिक एनवायरनमेंट्स, जहाँ पे आपका माहौल, जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, जहाँ पे किसी भी लिहाज से स्टेबिलिटी नहीं है, जहाँ पे नेचुरल कोई इश्यूज़ आ सकते हैं, तो वहाँ के प्लान्स हमेशा रिक्रिएट होंगे, रीप्लान होते रहेंगे। और अगर आपके फॉर्मल प्लान्स हैं तो आप उनको इंट्यूशन और क्रिएटिविटी के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते कि भाई मुझे जो है वो मेरी सिक्स सेंस कह रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्लानिंग के अंदर ये नहीं चलता क्योंकि आपके साथ एक बड़ी वर्क फोर्स इन्वॉल्व होती है। प्लानिंग का फोकस क्या होता है कि मैनेजर का ध्यान का है और आज का कंपटीशन क्या है। वो फ्यूचर के सर्वाइवल के लिए नहीं सोचते हैं, वो सोचते हैं कि आज हम कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो फ्यूचर का सर्वाइवल सोचेंगे तो वो फिर आज को इग्नोर करेंगे। तो शायद फ्यूचर को अचीव करने के लिए कि वो आज भी अपनी मार्केट में जो उनकी पोजीशन है वो उसको लूज़ ना करते हैं। तो इसीलिए प्लानिंग के अंदर जो है वो अपने टुडेज़ पे फोकस किया जाता है, करंट सिनेरियो पे, प्रेजेंट पे फोकस किया जाता है।
और जो फॉर्मल प्लानिंग आपकी होती है टॉप मैनेजर्स वगैरह की तरफ से, वो आपको फोकस कर रहे होते हैं, रीइंफोर्स कर रहे होते हैं कि आप आज की सक्सेस पे इम्पोर्टेंट करें, और समटाइम ये फेलियर भी हो सकती है अगर आप मॉडरेट होकर नहीं चलते हैं, अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी प्लानिंग के लिए। तो अगर आपने इफेक्टिव प्लानिंग करनी है अपने डायनामिक इन्वायरमेंट्स के अंदर, कि जहाँ पे डायनामिक इन्वायरमेंट्स वही इन्वायरमेंट्स हैं जहाँ पे ऐसे इन्वायरमेंट्स हैं कि जिसके अंदर जो है एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा कोई इन्फ्लुएंस आ सकता है, कोई वर्क स्ट्राइक पे जा सकते हैं, कोई पॉलिटिकल इशू हो सकता है, कोई नेचुरल इशू आ सकता है, कोई डिज़ास्टर हो सकता है। तो आप क्या करते हैं, अपने प्लान्स डेवलप करते हैं लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं कि इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आती है डायनामिक इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट के अंदर कोई चेंज आता है, तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन पर इन्फ्लुएंस ना करे। आप अंडरस्टैंड करते हैं कि प्लानिंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, यानी कि प्लानिंग को अपडेट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक दफ़ा प्लान बनाया और उसको रख दिया। आप अपने प्लान्स को अपनी कंडीशंस के मुताबिक जो है वो चेंज कर सकते हैं, और परसिस्टेंस प्लानिंग जो होती है वो पे ऑफ करती है। अगर आप अपनी प्लानिंग करते हैं, अप टू डेट उसको चलते हैं, लाइक लेट सपोज 1 ईयर बिफोर नोबडी थिंक कि किस तरह से स्टडीज़ होगी, बट ये है कि स्टार्टिंग में कुछ नहीं हुआ, इन्वायरमेंट ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया और सब कुछ स्टक हो गया, देन स्लोली वी लर्न कि ऑनलाइन क्लासेस पॉसिबल हो सकती हैं। तो अपने थोड़ी बहुत प्लानिंग चेंज की और काम चल पड़ा। देन ऑर्गेनाइजेशनल जो हायरार्की होती है वो प्लानिंग स्किल्स और ऑर्गेनाइजेशनल के तमाम लेवल्स को जब कंबाइन करती है, तो फिर आपकी इफेक्टिव प्लानिंग हो जाती है और आप अपने डायनेमिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हो। दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर ऑफ प्लानिंग। थैंक यू।